आप लेट आए हैं, इसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं 2 किलो गोश्त भेजना पड़ा। या माजरत, मैं यहीं बैठा हुआ था, बस मोबाइल में ज्वाइन कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो क्या कहते हैं, पहले मैं एक बुनियादी तमहीदी बात रखूँगा, उसके बाद फिर अब्दुल्ला भाई अगेंस्ट में रख देंगे और फिर मैं उसके हक़ में रख दूँगा। सही है। तो तमहीदी बात ये करनी थी कि जो अक़ीदा है ना, मतलब मुसलमान होने के लिए जो अक़ीदा चाहिए वो आप तकलीद की बेस पे या इस तरह से नहीं कर सकते कि यार मैं मुसलमान इस वजह से हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू मुसलमान थे, या मैं मुसलमान इस वजह से हूँ कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, या फिर मुझे मैं आगे पूछूं कि आप मुसलमान क्यों हैं तो क्या यार क्योंकि क्या कहते हैं मैं इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम मज़हब है, कारी साहब ने बताया है, या फिर इस तरीके से ना, मतलब जितने अहकाम है ना, अहकाम के मामले में आप कह सकते हैं यार मैं नमाज नमाज इसको नमाज में इसको फॉलो करता हूँ, या ज़कात के मामले में इसको, या फिर जितने फ़िरई मसाइल हैं, या फिर जितने भी अहकामात हैं, अगर उसकी आपको दलील नहीं भी पता ना तो चलता है। लेकिन अक़ीदा एक ऐसा मामला है, बुनियादी अक़ीदा ऐसा मामला है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्या कहते हैं इस वजह से मुसलमान हूँ कि क्या कहते हैं एक्स वाई ज़ेड, मतलब आपको दलील नहीं पता हो तो इस पे क्या कहते हैं तमाम लोग तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि अक़ीदा क्या कहते हैं अक्ल व सोच और सोच समझ के लाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम के अलावा जितने भी अकायद हैं ना वो थोड़े इमोशनल है, मतलब फीलिंग्स पे बेस हैं। यानी मिसाल के तौर पे किसी को ऐसा लगा कि यार ये सितारे बहुत बड़े हैं तो सितारों को खुदा बना दिया, या फिर ये आग हमें फ़ायदा दे रही है तो आग को खुदा बना दिया। इसी तरह से आपने अक्सर हिंदू खुदाओं को देखा होगा जानवर से मुतशाबियत रखते हैं, उसकी वजह यह है कि वो फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में कोई चीज़ मुतासिर हुई तो उनको खुदा बना लिया। तो इस्लामी जो अक़ीदा है ना वो रैशनल है। रैशनल यानी अक़ली बुनियाद पे आपको सोच समझ के पूरा, जिसे कहते हैं ना, तमाम दलाइल पता हो कि हाँ भाई मैं क्यों इस बात को मानता हूँ कि खुदा मौजूद है, या फिर मैं क्यों इस बात को मानता हूँ कि अल्लाह ताला ही खुदा है। इस चीज़ का इदराक इस मामले में आप क्या कहते हैं सोच समझ के पहुँचना ज़रूरी है। और इस्लाम दीन की जो बुनियादी तालीम है ना वो भी यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तक समझ के पहुँचना चाहिए। वरना फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने सवाल पूछा कि खुदा खुदा के हवाले से सवालात पूछे, और वालिदैन या उस्ताद ने इस तरह बोल दिया कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रहे हो, मतलब ये सोच छोड़ो, नहीं बस अकल का इस्तेमाल नहीं करो, बस ऐसे ही मान लो, इस पे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और वही फिर बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी जाता है, और यूनिवर्सिटी में जाके उसके प्रोफेसर उसको तफसील से दलाइल से और पूरा बताते हैं कि खुदा क्यों नहीं है। तो जहाँ खुदा के बारे में बताना था वहाँ आपने ब्रेन शट डाउन कर दिया, और जो लोग खुदा के अगेंस्ट में आर्गूमेंट दे रहे थे उन्होंने कंप्लीट दलाइल के साथ दिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कहेगा हाँ यार वाकई। फिर आप देखते हैं कि अक्सर लड़के यूनिवर्सिटीज़ में जाके ऐसे माहौल में मुतासर हो जाते हैं और इल्हाद की तरफ चले जाते हैं। तो बस ये अहमियत इस टॉपिक की डिस्कस करनी थी। इफ देर इज ट्रूली एग्जिस्टिंग अ परफेक्ट बीइंग, मतलब अगर कोई एक परफेक्ट आदमी है तो उसको मतलब एक परफेक्ट बीइंग है तो उसको कोई ऐसा रीजन है नहीं उसके पास कि वो अपनी सारी मतलब उसकी डिजायर्स पहले से ही सेटिस्फाई हो चुकी होंगी, उसको कोई नई चीज क्रिएट करने की जरूरत ही है। मतलब मैं इसको सही से पढ़ लेता हूँ शायद ज्यादा समझ आए। दे वुडेंट हैव एनी रीजन टू डू एनीथिंग because all of their desire would have already been satisfied, thus a god wouldn't have created the world. उसको वर्ल्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर उसके पास सारी पावर्स हैं, सब कुछ उसके पास है। सो व्हाई डज ही नीड टू क्रिएट दिस वर्ल्ड इफ ही हैज एवरीथिंग दैट ही कैन हैव? दैट्स अ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट। अच्छा, इस पे कोई देना चाहेगा इस पे जवाब? अच्छा, वन बाय वन लेके चल रहे हो तो ठीक। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, अच्छा जो एक जनरल मैं वो एक जनरल चीज़ मैं शेयर कर दूं कि कुछ चीज़ों पे आपका इदराक है और कुछ चीज़ों पे इदराक नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको इस चीज़ पे तो इदराक है कि खुदा मौजूद है, सही है। और सबसे पहले इसी को क्या कहते हैं मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम जिस बेस पे ये कहते हैं ना कि खुदा मौजूद है, वो ये है कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन, हम चीज़ों को देखते हैं कि यार ये चीज़ें किस तरह बनी है, और उससे हम कहते हैं कि खुदा मौजूद है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं खुदा की ज़ात के हवाले से।
तो हम खुदा के वजूद का भी इदराक कर सकते हैं, खुदा की ज़ात का इदराक नहीं कर आवाज़ थोड़ी सकते हल्की हैं। हुई थी, 2 जुमले वापसी बोलो। तो 2 मिनट, हाँ, मैं ये कह रहा था हम खुदा के वजूद का इदराक कर सकते हैं, खुदा की ज़ात का इदराक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे खुदा का वजूद ये है कि एक ज़ात मौजूद है जिसने सब कुछ बनाया है ना, ठीक है, और वो ज़ात हमेशा से है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हम उसके ज़ात का इदराक इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके एट्रीब्यूट्स नहीं पता। सही है। अगर आप ये बोलें कि यार खुदा ऐसा क्यों कर रहा है, खुदा ने ऐसा क्यों किया, तो ये अब आप उसके वजूद की डिस्कशन नहीं कर रहे, ये आप खुदा के इरादे की डिस्कशन कर रहे हैं, खुदा की सिफात की डिस्कशन कर रहे हैं। या फिर अब जैसे हम इंसानी सेंस में अकल कहते हैं ना, तो या इंसानी सेंस में इमोशन कहते हैं, तो कोई शख्स ये कहता है ना खुदा को क्या ये ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तो वो इंसान के ऊपर खुदा को रख के देख रहा है कि खुदा के भी कुछ इमोशंस होंगे, खुदा की भी कोई अकल होगी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा वो इंसान के दिमाग का को खुदा के उस पे रख के सोच रहा है, मतलब इंसान की प्रॉपर्टी। मैं समझ गया आपका जो बात है वो सारी है कि ये डिस्कशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से बिल्कुल डिफरेंट है, कि उसने ऐसा, उसके डिसीजन मेकिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। बट माय क्वेश्चन इज कि जितने भी गॉड्स का मतलब आज तक हमारे जितने भी रिलीजन या जिसने भी गॉड के बारे में कुछ भी डेफिनेशन दी है, उसमें एक डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ परफेक्ट बीइंग, दैट्स व्हाई इट इज अ गॉड। एंड इफ इट इज अ परफेक्ट बीइंग देन व्हाई ही नीड, तो ये तो सवाल बेसिस पे बन रहा है ना, मतलब उसके डिसीजन का ये सवाल बनता है क्योंकि उसके साथ ये एट्रीब्यूट बिल्कुल ज्वाइन हो रहा है। उमर भाई, मैं इसका जवाब देने की वो करता हूँ। मैं अब्दुल्ला भाई, आपकी बात जो है ना वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से हट रही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे अगर आप रहे ना तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं आता। आपने स्टार्ट में ही बोला, तो ये आपकी बात से वो हो रही है कि आपने बोला कि ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे अगर फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट हो तो वो ये ऐसे हो सकता है कि वो अगर कोई ऐसा रॉक बना ले जो वो उठा नहीं सकता, ऐसे होते हैं फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ये वाला आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उमर भाई वाली बात बिल्कुल सही होगी कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को मान लेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या चीज़ क्यों करी, ये वाली बात सेकेंडरी आएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिल्कुल बेसिक आर्गुमेंट है, जिस पे अगर डिबेट हो रही हो तो ये वाला पॉइंट नहीं आता। ये वाला पॉइंट मोरालिटी के इस तरह के उस पे डिबेट्स पे आएगा, ये इस डिबेट पे आएगा ही नहीं। तो इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बहस है नहीं। मैं समझ गया, मेरा तो सवाल स्टार्ट इससे करना थोड़ा गलत हुआ। एट्रीब्यूट जो कि परफेक्शन का, जो कि जिसके बगैर वो गॉड, मतलब अगर ऐसा कोई गॉड हो नहीं सकता जो परफेक्ट ना हो, सही है। और अगर वो गॉड परफेक्ट है, जब उसकी हर नीड वो सेटिस्फाई कर सकता है, मैं इसका आर्गुमेंट का जवाब शायद ऐसे दे सकता था कि ये उसकी नीड थी कि उसने वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और उसने सेटिस्फाई कर दी। हाउ डू यू नो कि वो ये वर्ल्ड क्रिएट करना उसकी नीड नहीं थी? ये एक आर्गुमेंट हो सकता था जो मेरे जहन में था, कि इसके अगेंस्ट मैं पेश कर सकता हूँ कि यार वर्ल्ड क्रिएट करना या कोई भी काम करना, आप खुद कह रहे हो कि वो अपनी डिजायर फुलफिल कर सकता है, तो गॉड क्रिएट करना, अपनी दुनिया क्रिएट करना भी उसकी नीड हो गई, सेटिस्फाई कर दिया। जी 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 याद दिख गया वो अब्दुल्ला भाई। आप लोग म्यूट कर लें जब सफान भाई बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। सब्दिल भाई, आप ये मान रहे हैं कि मतलब कि क्रिएटर आपसे कह रहे हैं ना, ताल्लुक क्रिएटर तो कह रहे हैं ना आप? क्या मतलब? आपने ये बोला कि आप इसमें लिखी हुई शायद ये जो आपने कहा था कि भाई अगर वो अल्लाह ताला है, हर चीज़ उसके पास है, तो उसने दुनिया क्यों बनाई, उसको ज़रूरत नहीं बनाने की, है ना? तो आप उसको क्रिएटर मान रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अबे भाई, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा छोड़ो। अरे 2 मिनट के लिए आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो आप मान रहे नहीं मान रहे, ऐसा अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप मेरे सामने एथियस्ट हैं। हाँ, अगर हम आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मैं मान रहा हूँ क्रिएटर का, क्रिएटर है, ठीक है। आप फिर आप बोल रहे हो कि उसको जरूरत क्यों बना रही है ना? नहीं, बात ये है ही नहीं। बात ये है कि जो गॉड है, अगर तो वो परफेक्ट है, बात दोबारा वही आर्गुमेंट रिपीट हो रहा है, मगर मुझे नहीं करना। मेरे पे आवाज नहीं आई थी ना, वो थोड़ा आवाज मसला हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने आर्गुमेंट क्या दिया था आपने? आर्गुमेंट ये था कि अगर गॉड परफेक्ट है तो उसको उसकी जो डिजायर्स हैं या जो नीड्स हैं, उसमें ये चीज फिट नहीं बैठ रही कि हम वो वर्ल्ड को क्रिएट करें। नहीं, अगर वो क्रिएटर है, वो क्रिएटर है, तो फिर उसकी मर्जी वो कुछ भी क्रिएट करे, मतलब फिर आप उसे क्रिएटर नहीं बोलोगे।
सही है। सफान भाई ने बहुत अच्छी बात करी है ये, पर आप उसे ये वाली क्रिएटेड बात मैं कर नहीं सकता। अगर वो बिल्कुल सही क्रिएटर है तो फिर उसकी मर्जी वो कुछ भी बना है। अब जैसे अगर हम बोलें कि अगर जैसे शैतान एविल है तो वो एविल भी उसकी क्रिएशन है, वो उसकी मर्जी है, उसने बनाया, ठीक है। अच्छा, मैं अब्दुल्ला के बोलने से पहले, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही थी, अब्दुल्ला के बोलने से पहले एक और बात बोल दूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल पे कि दुनिया में ये लोग मतलब फसाद मचाएंगे इस बारे में, जिसका मफहूम है, तो अल्लाह ताला ने बोला था वो मैं वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। तो हाँ, एक खलीफा वाली आयत जो है बिल्कुल ऐसा ही है। सफान भाई आप इस पे सिंपल सा आर्गुमेंट याद है। अब्दुल्ला भाई बीच में काटिएगा नहीं आप प्लीज। सॉरी। मैं बोल ये रहा हूँ कि ये वाली चीज़ ना अगर आप बाद में दिखाते ना सारी स्लाइड्स के तो ये वाली बात समझ में आती, लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐसे स्टार्ट में पेश करना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की एक्सेप्टेंस के बाद होता है। आपने इसका, अगर आप ये सवाल कर रहे हो ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को आप मान चुके हो। अगर अल्लाह है तो उसने ये क्यों किया, ये सवाल तो बन ही नहीं रहा, वो ही नहीं है ये तो। अच्छा एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये पढ़ो पहले। they wouldn't have any reason to do anything। सही है, मतलब ये है कि क्रिएटर वाली बात सफान भाई जो कह रहे हैं ना, क्रिएटर अगर आप मान रहे हो, मैं क्रिएटर वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ there is an entity which is perfect, ठीक है, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है because all of his desires are already satisfied। मेरा ये अच्छा, अब मैं एथियस्ट साइड से आर्गुमेंट नहीं दे रहा, इसी चीज का मैं आर्गुमेंट अब मुस्लिम साइड से दे रहा हूँ कि मैं जब इसको सोच रहा था तो इसके खिलाफ मैंने क्या चीज सोची थी, वो ये थी कि जो गॉड है हो सकता है, मतलब हम भी, क्योंकि ये इफ पे ही चल रहा है ना, इफ पे ही सारी कहानी चल रही है कि अगर ऐसा होता तो फिर वो गॉड को बनाने की जरूरत ही क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ डू यू नो कि जो इस वर्ल्ड को क्रिएट करना है वो उसकी डिजायर्स में से नहीं था और वो सेटिस्फाई हो गई, मतलब उसकी एक डिजायर थी कि यार उस वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, उसने वो सेटिस्फाई कर दी। सो मतलब ये कि ये कोई आर्गुमेंट इस तरीके से बन नहीं सकता कि हाउ डू यू नो कि वो डिजायर नहीं थी, वर्ल्ड बनाना उसकी डिजायर नहीं थी और उसने बना दी। मतलब समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, इस पे शायद उमर कुछ कह रहे, बोलो। अच्छा नहीं, देखिए गॉड डिजायर जो है ना, डिजायर का वर्ड या हम इंसान ही उसमें इस्तेमाल करते हैं, खुदा के उसमें कि खुदा को भी क्या कहते हैं। अच्छा, पहली बात कि खुदा के एक्शंस क्या कहते हैं, एक्शंस, किसी भी एक्शन को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आपने जब खुदा को परफेक्शन के साथ मान लिया ना एक दफ़ा, तो आप ये कहेंगे कि यार इसके जितने, मतलब आप खुदा के एक्ट्स को इंसानी ब्रेन की कैपेबिलिटी पे लाके, अच्छा अभी मैं जो भी बोलूँगा ना उसका ये मतलब होगा कि अभी हम एक चीज़ को खुदा मान के आगे की बात कर रहे हैं, सही है। तो हम खुदा मान के उसके एक्शंस पे अगर अकली कायदे लगाएंगे तो आप अलग हिकमत निकालेंगे, आप कहेंगे यार खुदा ने दुनिया बनाई उसकी वजह ये है, एक बंदा अलग बात निकालेगा और सब अपनी फ़िलासफ़ीज़ लगाएंगे, ऐसी चीज़ पे अपनी फ़िलासफ़ीज़ लगाएंगे जिसका हमें इदराक नहीं है। मतलब खुदा के वही जो मैंने शुरू में बोला था कि वजूद पे इदराक है, वो एग्जिस्ट करता है, एट्रीब्यूट्स पे इदराक नहीं है कि वो उसकी डिज़ायर क्या है, वो सोचता क्या है, वो करता क्या है, उसने क्यों किया। तो उसमें जो चीज़ें खुदा ने खुद बता दी ना अपने बारे में, उस पर हम खाली कहेंगे कि हाँ यार ये चीज़ें हैं जो खुदा की हैं। बाकी जिन चीज़ों पे इदराक नहीं है फिर उस पर हम फ़लसफ़े लगाएंगे और उस पर क्या कहते हैं, सही रिज़ल्ट पे पहुँचना हमारे इख्तियार में नहीं होगा। सही। मेरा ख्याल ये है कि जो पहला वाला आर्गुमेंट था ना उसका सही, आप मैं जो आप लोग कह रहे हैं तकरीबन इन अदर वर्ड्स मैं भी वही कह रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ इतनी सी बात इस वाली बात पे मैं इतनी सी बात ये कह रहा था जो मैं इसको डीक्लासिफाई कर पाया था कि उसकी डिज़ायर्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड होने में मैं ये समझता हूँ कि उसने वर्ल्ड क्रिएट कर दी, मतलब उस वर्ल्ड क्रिएट करना उसकी एक डिज़ायर हो सकती है जो उसने सेटिस्फाई कर दी। ये कोई मतलब बल्कि ये आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं है, मतलब कि उस जब वो परफेक्ट है वो कुछ भी कर सकता है तो उसने ही काम कर दिया, इसमें कोई सवाल नहीं बन सकता। खैर अब इससे आगे चलते हैं दूसरी वाली। अब्दुल्ला भाई रुक जाओ, अब्दुल्ला भाई देखें हमारा टॉपिक आज का वैसे है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या एब्सेंस ऑफ गॉड। अभी तक हमारा वो शुरू नहीं हुआ कि खुदा को किसने बनाया या खुदा का वजूद है या नहीं है, हम यहाँ पे नहीं आ रहे, तो पहले हम यहाँ पे रहना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। आप डायरेक्ट मैं वहीं से स्टार्ट किया वैसे, अगर आप लोग देखो चलो आगे चलते हैं। अच्छा
अब दूसरा आर्ग्यूमेंट जरा थोड़ा सा शायद फनी भी लगे, थोड़ा सुन लें। थियोफेगस द गॉड ईटर, मतलब ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है। इफ देयर एग्जिस्ट अ बीइंग कॉल्ड थियोफेगस द गॉड ईटर, देन that has the intrinsic ability to consume any being and nullifies omnipotence and omniscience। मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बीइंग हो कि जो खुदा को खा के उसकी जो ओमनिशियंस है और ओमनीपोटेंस है, मतलब उसकी सारी पावर, और ओमनिशियंस का मतलब क्या था मैं भूल गया, मगर उसकी सारी ऑल जो उसकी पावर है अगर वो खा जाए, एक ऐसी बीइंग एग्जिस्ट करती हो कि जो सारी खुदा की पावर खा जाए, सही है। तो अब आप कोई भी, मैं अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि एक ऐसी एंटिटी मौजूद है कि जो खुदा की सारी पावर खा गई, अगर तो ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि जब खुदा की सारी पावर ही खत्म हो गई तो फिर ऐसे खुदा का फायदा नहीं है। और अगर तो आप ये कहते हो कि आप थियोफेगस की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर मैं ये कहूंगा कि इसी बेसिस पे, क्योंकि आप जब थियोफेगस की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते तो इसकी का मतलब ये आप खुदा की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव नहीं कर सकते। आर्गुमेंट समझ आया? जी मतलब समझ गया। बर्डन ऑफ प्रूफ, थियोफेगस का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मेरे ऊपर है, सही है ना? और अगर तो ये चीज ठीक है तो फिर गॉड इज डेड, ठीक है। और अगर तो थियोफेगस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द बिलीवर हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ, थियोफेगस के ना एग्जिस्ट करने की वजह ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है, तो इसका मतलब ये गॉड डजंट एग्जिस्ट बिकॉज जिसने ये क्लेम किया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है और वो दे नहीं रहा। अब आप सवाल ये बनता है कि आप गॉड की एग्जिस्टेंस का प्रूफ कर दें, या तो फिर इसी हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ कि देयर इज अ गॉड, देयर इज अ एंटिटी हु कैन ईट गॉड, और आप बोलोगे इसका बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, मैं यही बोलूंगा कि देयर इज नो बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इस मतलब समझ रहे ना, वो एक साइकिल है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये है कि आपने इस तरह सवाल सुना है कि अल्लाह को किसने बनाया? हाँ, वो सवाल भी लिखा हुआ है हमने। हाँ हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में एक इनफाइनाइट लूप बन सकता है, और क्या कहते हैं, ये किसी फाइनल डिसीजन तक नहीं ले जा सकता। असल में ये जो बेस कर रहा है ना आर्गुमेंट, वो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पे है जिसने क्लेम किया, ठीक है। तो एक बंदा वो कहता है आई डोंट नो इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, वो कहता है मुझे नहीं पता, और ये पोजीशन है एथियस्ट की, सही है। अच्छा, एग्नोस्टिक की पोजीशन इससे थोड़ी डिफरेंट है। कोई ये कह सकता है कि एग्नोस्टिक की पोजीशन एथियस्ट की नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। एथियस्ट की पोजीशन जो आम जनरल है वो ये है कि आई डोंट नो कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अब अगर कोई बंदा ये क्लेम कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे है जिसने ये कहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रही है? तो अब अगर आप प्रूफ नहीं करते तो देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, याद होगा, कि हम क्लेम नहीं कर रहे ना, समझ रहे हो, हम तो ये बात ही नहीं करते। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, 2 बात बताई, मुद्दे और मुद्दे की बात बताई थी मैंने आपको, शायद वापस मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वीडियो देख ली होगी आपने शायद। हाँ, आगे अब उसके बाद भी आप पूछ रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये बताओ, ठीक है, हमारे पास नहीं होगा बटन। मेरी बात सुनो, एक बंदा है, पहले मेरी एग्जांपल सुनो, उसका जवाब देना। देखो, एक जैसे मैंने वाली एग्जांपल दी थी ताकि सब सुन लें, कि एक बंदा है जो घर में रहता है, बाहर से एक बंदा आता है, बोलता है ये घर मेरा है, तो अब एविडेंस देना किसका काम है? जो बाहर से क्लेम कर रहा है। हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं, क्योंकि हम हसल है, हम हक पर है। अब इस एग्जांपल का पूरा जवाब दो, फिर हम आगे चलेंगे। सही है। अब जो बंदा है अगर उसको ये नहीं पता कि एक घर उसका है या नहीं, मतलब घर है, एक घर मौजूद है, 2 बंदे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये घर किसका है, तो अब जब दोनों को ही नहीं पता ये घर किसका है, अगर एक क्लेम करता है कि मेरा घर है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। आपकी जो एग्जांपल उसमें एक प्रीसपोजिशन है, वही तो कह रहा हूं। एग्जांपल को चेंज नहीं करो ना, आप एग्जांपल को ही रखो। एक बंदा रह रहा है, वही तो, ये प्रीसपोजिशन है ना कि एक बंदा कह रहा है मेरा घर है, पहले से रह रहा है, इसका मतलब उसका घर है। वहां पे एक बंदा प्रीसपोज कर रहा है कि मैं वहां पे रह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक घर है, उसके बारे में 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं पता खुदा है या नहीं, आप कह रहे हो है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों है। अच्छा, इसका एक सेकंड, उस्मान भाई को बोलने तो फिर उमर भाई बोल लें, फिर मैं बोल लेता हूँ। यार अब्दुल्ला भाई, माज़रत, वो आवाज कट रही है, जरा दोबारा बोलेंगे आपने क्या बोला? माज़रत, उस्मान भाई बोल लेंगे अब। अच्छा हाँ, मैं सबसे पहले ये कह रहा था कि जब कोई एक बंदा बात कर रहा हो ना तो सब लोग माइक म्यूट कर देंगे, पीछे से आवाज़ें वगैरह आ रही है। दूसरा वही कि हाथ उठा के बात करें तो सही रहते हैं, वरना अक्सर अभी मैं देख रहा था कोई बात कर रहा है तो दूसरा उसकी बात काट रहे, तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है।
अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि जो दावा करता है वही प्रूफ देगा, ये क्या कहते हैं, मैं इस्लाम का वो पढ़ रहा था ना, अदालती निज़ाम, उसमें भी ये डिस्कशन आई हुई थी कि जो वादा करेगा प्रूफ देना उस पर ही लाजमी, यानी वही दलील देगा। तो स्टिल अगर कोई कह रहा है कि जो अगर तुम मान रहे हो खुदा है तो उसकी दलील दो, तो ये सवाल नॉर्मली किसी के जहन में आ सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जिस वजह से मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन की वजह से, कि यार दुनिया में जो डिज़ाइन हैं चीज़ों के वो इतने ज़्यादा परफेक्ट है, यानी हमारी जो दो आँखें हैं उनकी पोजीशंस ऐसी है कि एक आँख हल्की सी भी लेफ़्ट पे होती तो हमें चीज़ें दो दो नज़र आना शुरू हो जाती। फैक्ट कि हमारा जो हाथ है उसमें 5 उंगलियां और अंगूठा जिस तरह उसे सपोर्ट करता है, हम इस हाथ को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमरा हमारी दोनों आंखों में फिट है। ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें गाय के दूध की मिसाल एक सफ़ान भाई ने दे दी। ऐसी सारी ऑब्जर्वेशन को देख के अगर मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर देखता हूँ तो मुझे पता है ये कंप्यूटर किसी इंसान नहीं बनाया होगा, कोई और नहीं बना सकता। इसी तरह दूसरी चीज़ें इतनी परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन हुई हुई हैं कि उन्हें देख के जहन में आता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक कतरे से पूरा एक बच्चा पैदा हो गया इंसान बन जा रहा है और वो पूरा वर्क कर रहा है, उसका दिमाग एकदम सही जगह पे, टांगे रैंडम नहीं लगी हुई। और अगर जिस्म को हम बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करें तो वो दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। ये चीज़ें तुक्के में हो नहीं सकती। जिस तरह गेम को देख के लगता है इसका कोई डिज़ाइनर बनाने वाला है, इस तरह इस दुनिया की चीज़ों को देख के भी लगता है ये रैंडम नहीं हो सकती, कोई ना कोई बनाने वाला है। अब हमें कैसे पता है कि इस्लाम ही है उसकी तरफ से, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन स्टिल अगर हम दावा करते हैं इस बात का कि अल्लाह है, तो हम इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन की वजह से कहते हैं कि कोई होगा जिसने ये बनाया होगा। इस वजह से मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। जी कबीर अच्छा, भाई। कोई और बात करे उससे पहले बस मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो इंटेलिजेंट डिजाइन वाली बात है इसके ऊपर आगे एक और आर्गुमेंट है, वो मैं पेश करूंगा, तो उसमें भी ये वाली बात कंटिन्यू करेगा। मैं इस बात के ऊपर एतराज करूंगा कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, समझ रहे हैं आप? सही सही है, आगे उस्मान भाई। discuss अच्छा करेंगे। अब्दुल्ला, अब मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ अगर उमर भाई कुछ नहीं बोल रहे तो मुझे ये बोलना था कि पहली बात तो अब्दुल्ला, ओमनीपोटेंस और ओमनी, जैसे ये ओमनी प्रेजेंस है गॉड की बहुत सारी वो है ना, तो उसमें अगर आपको ओमनीपोटेंस का मतलब पता हो ना, तो ओमनीपोटेंस को नलिफाई किया जा नहीं सकता एज सच। अगर आप ये वाली बात को इमेजिन भी कर लेना तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ओमनीपोटेंस से डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन होगा अगर उसको कोई नलिफाई कर सके उस चीज़ को। ओमनीपोटेंस नलिफाइबल होती नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात जो है ना वो ये कि ये सिंपली इसको बिल्कुल इस आर्गुमेंट को नलिफाई करा जा सकता है थियोफेगस वाले को सिंपली इस तरह कि अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई भी एक प्रूफ दे दे, जैसा कि उस्मान भाई ने अभी इतनी देर तक बात की कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन, तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन पे अगर कोई आर्गुमेंट हुआ वो बाद में आएगा। तो जब तक इंटेलिजेंट डिज़ाइन ही काफ़ी है इस आपने जो आर्गुमेंट दिया उसको डिलीट करने के लिए, कि थियोफेगस जो है ना उसका आर्गुमेंट आप कोई नहीं दे सकते उसकी प्रेजेंस का, लेकिन गॉड की प्रेजेंस का हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो ये नलिफाई हो जाएगा इससे। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, मैं ये बोल रहा हूँ। और ओमनीपोटेंस वाली बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है इससे कि ओमनीपोटेंस नलिफाई हो सकती है, ओमनीपोटेंस नलिफाई नहीं हो सकती। अब आप बोल रहे हैं। कोई और कहना चाहेगा? क्योंकि मैं फिर अपना पॉइंट ऐड कर दूंगा इस आर्गुमेंट के खिलाफ। नहीं कहना चाहेगा जैफा भाई? वो सुन ही नहीं रहे शायद। खैर, मेरा जो पॉइंट था ना इस पे, एक तो ये जो वाली बात थी जो मैंने नहीं सोची थी, मैं इस तरीके से नहीं सोची थी कि अगर तो ये ऑल पावरफुल है तो फिर नलिफाई कैसे हो सकता है। ये एक अच्छा आर्गुमेंट था। दूसरी चीज ये है कि मैं ये सोच रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी चीज के ऊपर, मिसाल के तौर पर कोई वाकया हुआ तो उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ की एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बंदे ने वो वाकया रिकॉर्ड कर लिया, तो अब वो रिकॉर्ड कर रहा वो वाकया हमारे सामने आया, तो अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ है। सही है मेरे लिए या आपके लिए? अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए कोई बर्डन ऑफ प्रूफ का जो क्राइटेरिया है ना वो कोई है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब इसे मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब भी ये बोलते हैं कि मैं आपको क्या प्रूफ ऐसा दूं जिससे आप मान लेंगे कि खुदा एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? There must be some basis on which we decide कि यार अगर ये बेसिस पूरी हो जाती है, ये टिक्स हो, मतलब टिक हो जाती है, ये चेक बॉक्स टिक हो जाते हैं, तो फिर मैं मान लूंगा खुदा है। There is no such thing as it, मतलब
ये बात मैं ऐड करना चाह रहा था इस चीज के अंदर। सो बर्डन ऑफ प्रूफ वाली जो बात है ना, उसमें आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ में आप प्रूफ किसे कह रहे हो, समझ में आ रही? और वो आप डिसाइड कर नहीं सकते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए। ये मैं कह रहा हूं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्या आप क्या डिसाइड करोगे? क्योंकि अगर आप ये बोलोगे जब मैं देखूंगा तो मानूंगा, तो बहुत सारी ग्रेविटी आपने आज तक नहीं देखी लेकिन आप मानते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, और उससे हम दूसरे व्हाट्स द वर्ड, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं जी, हम किसी चीज को देखते हुए उसमें से नतीजा निकालते हैं, उसके लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड होता है। इफेक्ट क्या था कि कोई कॉज हुआ होगा जिस वजह से ये इफेक्ट हमें नहीं ये यार उसको क्या बोलते हैं इस वर्ड, खैर अभी जो भी है, मेरा जो टोटल कहने का मकसद ये था कि प्रूफ का एक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि इस केस में नहीं है। किसी वाकये के केस के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग है, एक क्राइटेरिया, एक प्रूफ, सही है। किसी किताब में कोई बात लिखी हुई है, अब वो उस राइटर ने कही है या नहीं, वो उस किताब के अंदर जाके मैं देखूंगा, मुझे प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए मेरा देखना प्रूफ हो नहीं सकता। ग्रेविटी भी एक ऐसी चीज है जो आपने आज तक नहीं देखी, आज तक अपने दिमाग नहीं देखा, आपने आज तक अपने सक्कल दादा को नहीं देखा, लेकिन आप मानते हैं बिकॉज ऑफ कि आप कॉमन सेंस लड़ा के वहां से नतीजा निकाल लेते हैं। खैर आगे चलते हैं अगली बात पे। किसी ने कुछ मैसेज किया, वो नीचे पढ़ लेता हूँ। ठीक, अच्छा, इसमें जो दो बातें थी जो सबसे मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि ओमनीपोटेंस को आप नलीफाई नहीं कर सकते, जो कबीर भाई ने ऐड की है। और दूसरी बात जो मैं खुद सोच रहा था, मैं समझता हूँ वो बात उस तरीके से मैं समझता हूँ सही थी। अच्छा, अब हम आ जाते, ये जो दो आर्गुमेंट थे ना, ये मैं समझता हूँ फिलोसॉफिकल टाइप का आर्गुमेंट है जिसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं थी। अब मैं एक और प्रॉब्लम ऑफ इविल का, लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा घिसा पिटा है, हर जगह सबसे पहले यही आता है, तो मैं नहीं चाहता इसको भी प्रेजेंट करूं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा आर्गुमेंट जो थोड़ा चैलेंजिंग हो वो प्रेजेंट करूं, ठीक है। सबसे ये दो प्रेजेंट करूंगा मैं, एक ये ह्यूमन आई वाला और एक ये, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ नर्व विच वी कॉल लेफ्ट रिकरेंट लैरिनियल जो भी है वर्ड है, नर्व। अच्छा, अब आप इसको जरा नोटिस करेंगे तो ये नर्व जो है, ये जो येलो कलर में आ रही है, ये दिमाग से निकल के ऑल द वे गोज हेयर, और फिर ये हार्ट के नीचे से घूम के पलटी खा के वापस वॉइस बॉक्स, जो कि इससे बिल्कुल एक दो मतलब बहुत करीब है, उस पे जा रही है। मतलब ये नस, तो ये पूरी जो पलटी खा के जा रही है, ये डायरेक्ट जाती तो ज्यादा बेहतर थी, सही है। अब इस पे आर्गुमेंट ये है कि अगर तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो फिर, अब ये पूरा आर्गुमेंट सुन लीजिए क्योंकि अभी ये कंप्लीट बात नहीं हो रही, कंप्लीट बात आगे की 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा तो बात पूरी कंप्लीट होगी, सही। ये ब्रेन से, अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो ये ब्रेन से डायरेक्ट वॉइस बॉक्स में जा रही होते, ठीक है। लेकिन ये पूरी नर्व घूम के जा रही है। अच्छा, अब इसकी वजह जो एवोल्यूशनिस्ट प्रेजेंट करता हूँ ये है कि जो फिश है, फिश में भी ये नर्व इसी तरीके से घूमती है, और फिश की एनाटॉमी में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। मतलब फिश की एनाटॉमी में ये वाली बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जब एवोल्यूशन हुई तो वो ये वाली चीज बढ़ती गई। आप ये देखें, ये जो राउंड ट्रिप है ये बढ़ता जा रहा है, ये इसमें बड़ा, ये इसमें और लंबा हो गया। मैं इसको जूम करके दिखा दूं तो ये देखें, इसमें ये और लंबा हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर जब ये जिराफ में आया, जिराफ के अंदर ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्क्रीनशॉट इतना ज्यादा वो नहीं है, मगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तकरीबन जहाँ पे मेरा माउस है, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा घूमता हुआ नीचे से आ रहा और वापस इधर जा रहा था। अच्छा, ये वाली जो चीज है, ये एक्सपेरिमेंट रिचर्ड डॉकिंस ने, यूट्यूब पे वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक पे ये वीडियो आई है, कि जिसमें उन्होंने एक मरे हुए जिराफ के अंदर सबको ये वाली नस खोल के दिखाई है। मतलब कि जिराफ के यहाँ से पूरी नस हार्ट के नीचे से गई और वापस ऊपर। तो वो ये कहते हैं कि ये प्रूफ है एवोल्यूशन का कि देयर इज नो इंटेलिजेंट डिजाइनर, बल्कि ये सारी चीज जो है क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, कि वो इवॉल्व हुई है, और वो इवॉल्व हुई है इसकी वजह से ये चीज अभी भी ह्यूमंस के अंदर मौजूद है, जबकि ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो ये डायरेक्ट नस जाती है यहाँ से यहाँ तक। सो ये एक बड़ा एक तरह से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है इसका जवाब देना, सही। अब मैं खामोश हो रहा हूँ, एंड में मैं इसका भी जवाब मैं खुद भी दूंगा, ठीक है। अब मैं खामोश हो रहा हूँ, अब आप लोगों की बारी। अच्छा, पहले मैं बोल, अच्छा काशिफ, एक मिनट काशिफ भाई, आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आपको ज्वाइन करने के साथ साथ ऐड भी करना है, मतलब आर्गुमेंट्स आपको भी प्रेजेंट करने हैं। जो आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ उसके खिलाफ इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, सही। अब मैंने पहले हाथ उठाया था, इस वजह से पहले मैं बोलूँगा, फिर क्या कहते हैं, सफ़ान भाई ने हाथ उठाया। तो इसमें यार एक बात ये है कि क्या कहते हैं, मेरा अगर स्क्रीन शो तो बता देना। स्क्रीन शो हो रहा है मेरा?
नहीं हो रहा। हाँ हो गया हो गया? अच्छा जी। ये यहाँ पे एक पेड़ का वो नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, जिस यहाँ मेरे सीन में। आ रहा है। अच्छा तो हमारे जिस्म के अंदर ना क्या कहते हैं, एक जहाँ से खाना गुजरता है वहाँ आखिरी हिस्से में जाके एक जगह होती है हर्निया। हर्निया कहते हैं उसको, आई थिंक हर्निया नहीं कहते, अपेंडिक्स कहते हैं अक्सर आपने। एनएस हाँ एनएस कहते हैं ना, नहीं नहीं जहाँ नहीं से पास आउट होता है। नहीं नहीं वो नहीं, एक दूसरा होता है अपेंडिक्स कहते हैं जिसे, यानी वो अपें हाँ पेट। अपेंडिक्स सही। हाँ आगे चलें आगे चलें। हाँ तो अक्सर लोग लार्ज अपेंडिक्स फट जाते हैं और कहते थे कि अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं है, ये जी जिसम जी, ये में। भी एक आर्गुमेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। हाँ ठीक है, ये हाँ आगे प्रेजेंट करूंगा। हाँ लेकिन आगे क्या कहते हैं, मैंने आगे जाके देखा कि अपेंडिक्स की बाद में रिसर्च आई कि अपेंडिक्स जो है वो यूज़लेस नहीं है इस साइंस में, ये जिसम में इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है और इसके कुछ फ़ायदा और हैं। तो ये अच्छा, एग्जांपल। इसमें इसमें मैंने ये भी सुना था कि सिग्नल्स भी देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि किस कितना खाना आ रहा है, किस तरीके से उसको डाइजेस्ट करना है। तो हाँ मेरे ख्याल से ये भी इसका फंक्शन है। सही। तो इसमें यही एक ये एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल थी, मेरे अब्बू का दिल का ऑपरेशन हुआ था तो टांग में कुछ एक्स्ट्रा नसें होती हैं। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि ये एक्स्ट्रा नसों का कोई फ़ायदा नहीं, बाद में पता चला कि ऑपरेशन के वक्त जब डॉक्टर्स को नसें चाहिए थी तो अब्बू की टांग काट के वो एक्स्ट्रा नस निकाली थी, फिर वो दिल में लगाई थी, दिल के जो नालियाँ ब्लॉक थी ना उस तरफ। तो क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस को पहले लगता है कि यार ये बेकार डिज़ाइन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाद में जाके जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करते रहते हैं हमें पता चलता है कि इस चीज़ के पीछे कोई पर्पस था और ये काम की थी। सही बात। अच्छा और कोई बंदा? हाँ सफ़ान भाई। अच्छा एक एक मिनट, जो आपका मैं मेन कह रहा आर्गुमेंट था, एक मिनट उस्मान भाई का जो मेन आर्गुमेंट था वो ये था कि भाई साइंस की अभी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची नहीं, हो सकता है इसका कोई काम हो। ठीक है आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो टॉपिक जो है जिस पर अभी अब्दुल्ला भाई ने आर्गुमेंट पेश किया था, बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मुताबिक है ना, तो इसको हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अलग टॉपिक है। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। वो जवाब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो गॉड है वो एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। अगर वो इंटेलिजेंट डिजाइन है तो वो ऐसी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। अगर उसने ये गलती की है इसका मतलब है या तो वो गॉड इंटेलिजेंट नहीं है, भाई या पहले हमें गॉड को प्रूव करना है, गॉड आया है भी या नहीं, समझ रहे हो, फिर हम उसकी इंटेलिजेंस पे आएंगे, उसकी परफेक्शन पे आएंगे, उसकी गलतियों पे आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं मान लूँ कि गॉड है, तो आपका दूसरी आर्गुमेंट ये होगा कि वो इंटेलिजेंट है, या तो आप ये कहोगे गॉड है मगर इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसे गॉड का फिर फायदा क्या है, वो गॉड ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ इंटेलिजेंट आर्गुमेंट नहीं है, मेरा ये यही आर्गुमेंट नहीं है, मेरा ये आर्गुमेंट है कि हमारा टॉपिक था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, खुदा को जो मौजूद है उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अगर हमसे कोई सवाल पूछ ले तो हमें उन्हीं टॉपिक्स पे रहना है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टॉपिक रिलेट कर सकते हैं हम, लेकिन ये सर ये वही टॉपिक है कि इंटेलिजेंट बीइंग, देखें हम खुदा को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बीइंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा ही है ना। इंटेलिजेंट बीइंग होना पहली शर्त है खुदा होने के लिए। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो खुदा ही नहीं है, मेरा सेंस ये कहने का मकसद है। और अगर तो वो इंटेलिजेंट तो वो ये गलती नहीं कर सकता। ये आर्गुमेंट था टोटल। तो खुदा को मानने ना मानने की बात इसी में आ रही है कि अगर तो वो इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर उस खुदा का वजूद हो ही नहीं सकता। आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर उसका वजूद नहीं हो सकता, अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो ये गलती नहीं कर सकता। आइए समझ। ओके आपने बोल लिया, अब मैं बोलता हूँ। हाँ अब्दुल्ला भाई देखें, पहली बात तो ये कि ये जो बायोलॉजी की फील्ड है ना, इसमें बिल्कुल वो इन्वेंशंस होती रहती हैं, कंटिन्यूसली होती रहती हैं। तो इसमें अगर हमें अभी करंटली इसका रीज़न नहीं पता कि आर्टिक से होती हुई जाती क्यों है, मतलब हार्ट के सेंटर से होती हुई जाती क्यों है, तो हमें इस पे अभी सवाल डायरेक्टली उठाना ये वो नहीं देता ना, जेब नहीं देता एक तरह से। और दूसरी, इंटेलिजेंट डिज़ाइन को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर दोगे आप इतनी सी बात से, तो ये वाली बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एविडेंस हैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन के। तो एक इतनी मतलब एक वेन से लिटरली इसी जिस्म में जिसकी एक वेन आपने दिखाई है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेन्स ऐसी हैं ना जो कि किस तरह से मूव कर रही हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, और कोई इंसान बनाने का सोच भी नहीं सकता, मतलब करीब भी नहीं जा सकता उसके उस डिज़ाइन के।
तो उसमें एक वेन ऐसी है जिसका यूज अभी आपको करंटली नहीं पता, इससे आप इंटेलिजेंट डिजाइन को पूरा नलिफाई नहीं कर सकते, तो ये बेस अच्छा नहीं खैर, आता ये मैं समझता क्या हूँ चल रहा है, मुझे कोई बताएगा? आप थोड़ा सा अब लेट हो गए तो इस वाले आर्गुमेंट को छोड़ें, आप तो दूसरे वाले में join मैंने करिए। इसको थोड़ा सा इंक्लूड, इसमें मैंने काफी सारा इंक्लूड किया, थोड़ा सा नहीं, कि एक चीज का आपको पता नहीं है उस्मान भाई, यहाँ तक थे ना कि ऑब्वियसली आपको उसका यूज अभी पता नहीं है या कोई इन्वेंट ना हुआ हो। इंटेलिजेंट डिजाइन का आर्गुमेंट एक नर्व से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स ऐसी हैं इसी जिस्म में, इसी के बराबर में ही होंगी लिटरली, जो कि इंटेलिजेंट डिजाइन का प्रूफ होंगी इटसेल्फ। सही। अच्छा राफे भाई, आप कुछ कहना चाह रहे तो जल्दी से कहें। मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है, मुझे पटड़ी पे चढ़ा दे कोई। अभी इस नेक्स्ट आर्गुमेंट में आपको चढ़ा देंगे। इस वाले को प्रेजेंट कर दूं दोबारा। उस्मान भाई आप बोलिए। आमिर साहब मुझे जो वो ये नहीं पूछ रहे Existence of God राफे भाई पे आप पटरी के पास से आए हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का टॉपिक चल रहा है सर। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन भाई फिलहाल एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं और उमर भाई उसको, हम सब बाकी सारी डिफेंड कर रहे हैं उसके आर्गुमेंट्स। अच्छा, तो अभी इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि वो नस जो है वो आर्टरी दिल से होती हुई क्यों जा रही है? ये मेरा जो आर्गुमेंट टोटल ये था कि अच्छा उस चीज को मिस कर दिया कबीर भाई ने भी। वो मैं आर्गुमेंट ये दे रहा था कि अगर तो ये इंटेलिजेंट, मतलब एक तरह से ये एवोल्यूशन का प्रूफ भी था, और ऑन द अदर हैंड ये इंटेलिजेंट डिजाइन की खिलाफ भी आर्गुमेंट था। वो ये था कि देखें, एक मछली के लिए ये जो नस घूम के जा रही है ये बिल्कुल सही डिस्प्लेसमेंट थी। समझ में आ रही है? मछली के लिए ये लंबा रास्ता नहीं था। जब ये इवॉल्व हुई, मतलब तो इवॉल्व होने के बाद ये रास्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। जब ये इस चीज में इवॉल्व हुआ तो ये रास्ता अच्छा खासा बढ़ गया, और जब ये जराफ बन गया तो ये रास्ता इतना ज्यादा बढ़ गया। और ये ह्यूमंस में भी यही चीज इसी तरीके से पाई जाती है कि ये जो नर्व है ये हमेशा घूम के जाती है। अब इस पे ना नेशनल ज्योग्राफिक पे रिचर्ड डॉकिंस ने इसी जराफ, एक मरे हुए जराफ की एनाटॉमी पूरी खोल के उसमें दिखाया कि ये नस पूरी नीचे से घूमती हुई जा रही है ऊपर। और फिर उसने ये वाली बात कही कि अगर तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो ये ब्रेन से डायरेक्ट इस वॉइस बॉक्स तक ये नस पहुंचाता। ये नस दिख रही है, यहाँ से निकल रही येलो और फिर घूम के इस वॉइस बॉक्स के अंदर जा रही है। वो कह रहा था कि अगर तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो डायरेक्ट ब्रेन से निकल के वॉइस बॉक्स में जाती। अच्छा, ये अपना राफे भाई आपका कोई इनपुट लूं या नहीं? आप जल्दी से दे दें अगर कोई इनपुट दे रहे हैं। मैं इसमें यही सोचूंगा कि जाहिर सी बात है ये इंटेलिजेंट डिजाइन ही का वो है कि अगर वो घूम भी रही है फिर भी दोबारा वॉइस बॉक्स में ही जा रही है। मैं तो इसको इसी तरह से देखूंगा। नहीं खैर, ये क्या बोल रहे हैं भाइयों, खाना खाना। अच्छा, मैं इसका जो जवाब दे रहा हूँ वो ये है कि यार इसको क्रिएटिव में भी तो कह सकते हैं। क्रिएटिव डिजाइन मतलब अगर सीधा याद क्रिएटिविटी नहीं होती। मैं इसका बता देता हूँ। मैंने इस पर रिसर्च करी थी। वो ये थी कि ये थोड़ी सी डिसऑनेस्टी है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि देयर इज अ नर्व यहाँ पे, ये लेफ्ट रिकरेंट है ना, ये एक और नर्व होती है जो होती है राइट लैरिंजियल नर्व, जो कि डायरेक्ट ही जाती है। वो बात मैंने आपको बताई नहीं थी ना, रिचर्ड डॉकिंस ने बताई। ठीक है, एक नर्व होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से वॉइस बॉक्स तक जाती है। ठीक है, और ये जो दूसरी नर्व है, ये जो घूम के जा रही है, इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, और वो फंक्शनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिचर्ड डॉकिंस भाई ने बताई नहीं, बल्कि उन्होंने बस पहले से ये वाली बात प्री सपोज कर ली थी, क्योंकि एवोल्यूशन ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो एब्सोल्यूट डिजाइन एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट डिजाइन। इसकी वजह से ये नर्व ऐसे आ रही है। समझ में आ रही है? तो ये एक तरह से डिसऑनेस्टी थी एक तरह से ये इन लोगों की। समझ में आ रही है जी? अच्छा, इसमें एक कमेंट था तो जो मैं आपकी एक बात पूरी कर लूं, सॉरी, वो जो आपने बात की थी ना कि अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंची, तो साइंस वहां तक पहुंच चुकी है कि इसके भी अब यूज केसेस हमारे सामने आने लग गए हैं। सही है अब्दुल्ला, तो एक बात बताओ, अब एक सेकंड, तो तुमने ये आर्गुमेंट पे पेश क्यों किया जब इसका आंसर था? तो टाइम मैं जितने आर्गुमेंट पेश करूंगा सबके आंसर हैं, वही तो कह रहा हूँ। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट वाली बात तो मैंने भी खोली हुई थी, वो वाली बात मैं कर ही इसलिए नहीं रहा था क्योंकि हम खाली लेफ्ट नर्व की बात कर रहे हैं, राइट नर्व की बात इसमें हो ही नहीं रही थी, इसमें लेफ्ट नर्व की बात तो भाई आर्गुमेंट मैं थोड़ी प्रेजेंट कर रहा हूँ, आर्गुमेंट एथियस्ट प्रेजेंट कर रहा है ना। और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि राइट वेन वाली बात से आपने बात को खत्म कर दिया ना, तो राइट वेन वाली बात चल ही नहीं रही थी, लेफ्ट वेन वाली। राइट वेन असल में आर्गुमेंट का जवाब नहीं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि मैं राइट वेन असल में आर्गुमेंट नहीं है। राइट वेन तो ये है कि वो जा रही है, सही जा रही है। असल में वो ये बात ये है कि ये जो वेन है ना, इसको ये कह रहे हैं कि ये घूम के जा रही है, सीधी जा सकती थी, मगर इसके घूम के जाने में
मतलब इसकी फंक्शनैलिटी इसलिए घूम के जा रही है, और वो जो सीधे जा सकती थी उसका जवाब ये है कि राइट वेन मौजूद है। समझ में आ रही है कि वो जो सीधे जाने वाली है उसमें राइट वेन मौजूद है। सिर्फ राइट वेन होने की वजह से इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये दोनों बातें साथ रखनी पड़ेंगी। और ये आर्गुमेंट अगर प्रेजेंट किया था इन लोगों ने तो उस टाइम पे साइन हो सकता है कि उस टाइम पे ये वाली बात ना पता हो, बाद में पता चल गई हो। तो इसलिए हमने तो डिस्कस करनी है ना बात, तो मैं तो आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं साथ साथ जवाब भी दूंगा। सही अगला आर्गुमेंट। मैं असल में मुझे थोड़ा वो परेशान मैं इस वजह से हो गया क्योंकि ये जो आंसर आपने दिया ये तो मतलब ये आंसर मेरे पास भी खुला हुआ था, लेकिन मैंने दिया नहीं था क्योंकि हम बात दूसरी नर्व की कर रहे थे। तो वो दोनों नर्व्स को एक इन सीक्वेंस रखोगे तो फिर आंसर मिलेगा, एक की बात करेंगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। कहने का मकसद ये था। सही। आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं कौन सा प्रेजेंट करूं? अच्छा एक ह्यूमन आई का भी प्रेजेंट कर देता हूं। अच्छा इसका मुझे जवाब मैंने नहीं ढूंढा क्योंकि मुझे नहीं पता, इसका जवाब मुझे नहीं पता और इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। इन सेंस आप लोगों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा या एट द एंड वही बोलेंगे कि अभी साइंस नहीं पहुंची बात। वो ये है कि ह्यूमन आई हैज अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द रेटिना। दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल डिजाइन। वही वाली आर्गुमेंट है कि ये जो है नेचुरल सिलेक्शन वाला जो आइडिया है ना कि भाई नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता तो बता दूं एक दफा, किसी को नहीं पता तो हाथ रेस कर दे, जल्दी से बता दूं। बता दूं तो बता दे, ये दे देता हूँ कि भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एक आइडिया है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में एक आइडिया है कि जो ओवर टाइम विद द पासेस ऑफ टाइम जो बेस्ट जीन होती है, जीन क्या होती है उसको छोड़ देते हैं, मगर बेस्ट एंटिटी है लो, बेस्ट एंटिटी ह्यूमन या किसी भी चीज के अंदर की जो बेस्ट चीज होती है वो आगे बढ़ती है, और जो लेस मतलब जो इतनी अच्छी नहीं होती है वो एक्सटिंक्ट होती जाती है, मतलब वो खत्म होती जाती है। इसीलिए वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि इंसान और बंदर का एक कॉमन एंसेस्टर है, और उस कॉमन एंसेस्टर से बंदर भी बेहतर हुए और इंसान भी बेहतर हुए, लेकिन इंसान कुछ ज्यादा बेहतर हुए, बंदर अलग अपना निकल गए। खैर अच्छा अब्दुल्ला भाई, हाँ यहाँ दो चीजें होती है ना, एक नेचुरल सिलेक्शन होती है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। नेचुरल सिलेक्शन ये होगी कि किस नेचर की तरफ से ये चीज हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है इन सेंस के। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये होगी कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो चीज ऐसी हो गई। नेचर ने उसको ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो ऐसी हो गई। सही है। इसकी मैं मिसाल दूं आपको, इसकी मिसाल ये है कि अंटार्कटिक रीजन में सिर्फ वाइट रंग के पोलर बेयर्स क्यों होते हैं, ब्राउन क्यों नहीं होते? तो उसकी वजह ये है कि ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्योंकि उनका रंग वाइट होता है, वो कैमोफ्लेज आसानी से कर लेते हैं और हंटर्स से प्रे नहीं हो पाते और अपना शिकार जल्दी पकड़ लेते हैं। उनके शिकार को नजर नहीं आता वो। और ब्राउन बेयर के साथ इसके बरक्स मामला था, वो जल्दी सरवाइव नहीं कर पाए तो वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तो जो नेचुरल सिलेक्शन हुई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हुई वो वाइट पोलर बेयर्स के लिए हुई, वो वहाँ पे सरवाइव कर गए, तो इसलिए उनकी स्पीशी वहाँ पे चल रही है। तो ये इसकी एक मिसाल है। इन सेंस ये आर्गुमेंट वैसे एवोल्यूशन का ही है, लेकिन चलें खैर, हम इस बात पे बात ही नहीं कर रहे थे, हम ऑप्टिमल डिजाइन पे बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहस नहीं करते, बस मैंने ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। सीधी बात है कि ये वाली बात तो पक्की है कि ह्यूमन आई में एक ब्लाइंड स्पॉट है और वो एक ऑप्टिमल डिजाइन नहीं है, ये एक एज अ आर्गुमेंट दिया जाता है। सही है। अब इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि भाई ये इसकी भी कोई वजह होगी या कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि साइंस इज नॉट अ फील्ड के जो एब्सोल्यूट हो, उसमें चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तो नॉलेज बढ़ती जाती है। तो ये वाला आर्गुमेंट के ऊपर बात करने के बजाय हम एक और इससे बेहतर आर्गुमेंट के ऊपर बात करते हैं, वो ये है कि ये वाला। अब्दुल्ला भाई प्रेजेंट क्यों कर रहे हो? आंसर तो देने दो यार। अच्छा आप आंसर देना चाह रहे थे? सॉरी बेसिस तो रखो। सॉरी मुझे लगा इसका आर्गुमेंट ये आर्गुमेंट है बेसलेस बिल्कुल। अब उसकी रीजनिंग सुन लो। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी रेटिनास 100% कवर होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। सही है, ऐसा ही है। तो हाँ, तो अब ऐसा नहीं है तो ऑप्टिमल डिजाइन ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं हुआ ना। ऐसे तो तुम बोलोगे चील बहुत दूर तक देख सकती है, इंसान नहीं देख सकता, तो ऑप्टिमल डिजाइन नहीं हुआ। ह्यूमन हर चीज में ऑप्टिमल नहीं है ऐसा बोल सकते हो, हाँ, लेकिन ऑप्टिमल डिजाइन नहीं है इन जनरल ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि 100% रेटिना कवर होती हैं। यानी अब
15 डिग्रीज, जैसे मैंने इसके बारे में भी रिसर्च करी, तो 15 डिग्रीज का एंगल होता है एक, वो इंसान नहीं देख सकता क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व्स रेटिना को टच कर रही होती हैं, वो वाली बात। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये बाकी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं है, तो ऑप्टिमल ऐसे ही। डिजाइन ह्यूमन बॉडी में नहीं है। अब आप समझ गए मेरा आंसर। मैं आपकी बात, अच्छा इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट अल्फाजों में बोल दो ताकि सबको समझ आ जाए बात। अच्छा, मैं शॉर्ट अल्फाजों में इस तरह बोलता हूँ कि ऑप्टिमल डिज़ाइन, ह्यूमन बॉडी हर चीज़ में ऑप्टिमल नहीं हो सकती। जैसे अब चील बहुत दूर तक देख सकती है और फॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ सूंघ सकता है, तो हर सेंसेस टॉप नॉच नहीं हो सकती इंसान की। तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है कोई हमारे ऊपर, क्योंकि अब इंसान बहुत सारी चीज़ों में ऑप्टिमल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऑप्टिमल बेशक नहीं है, लेकिन और डिफरेंट स्पीशीज़ हमें मिल जाती हैं जो कि इस सेंस में ऑप्टिमल हैं। तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन के प्रूफ को नलिफाई नहीं करती। बल्कि मेरा ख्याल है अगर इस आर्गुमेंट से देखो तो ये सिंपल अगेंस्ट द एवोल्यूशन चल रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन के मुताबिक तो हर चीज़ ऑप्टिमल होनी चाहिए थी इंसान की, जो कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, पहुंच जानी चाहिए थी ऑप्टिमल। मगर वो ये इस पे आर्ग्यू कर देंगे कि अभी नहीं पहुंची, आगे जाके पहुंच जाएगी। खैर इस पे बात नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। मगर समझ आ गई क्या कबीर भाई का क्या आर्गुमेंट था? बहुत अच्छा आर्गुमेंट था इस पे। जी मैंने ये बात समझ गया बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम इस पे चलते हैं। ये है रिंग स्पीशीज। ये मेरे ख्याल से ये मेरी तरफ से आखिरी होगा। उसके बाद अच्छा, ये मीटिंग कब खत्म होने वाली है ये देख लूँ मैं जरा। 3 मिनट रह गए, तो बस मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ और एक नई बना लेते हैं। जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर ले, और जो नहीं करना चाहे उसकी मर्जी। ठीक है, मैं नई की लिंक भेज दूंगा फौरन से। वो इसकी पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एक ग्रीनिश वॉर्बर एक चिड़िया है जो आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि ग्रीनिश वॉर्बर यहाँ पे पाई जाती थी। ठीक है, हिमालयाज में। फिर यहाँ से ये नॉर्थ और साउथ की तरफ मार्च करना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे जो अभी राफे भाई बात कर रहे थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने अपनी अडॉप्टेशन कर हेलो, आवाज आ रही है? ज्यादा डिसिमिलरिटीज आ गई कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि एक एवोल्यूशन की क्लासिकल एग्जाम्पल है, और इन अ सेंस कि अगर आप एवोल्यूशन मान लेते हो तो फिर वही नेचुरल डिजाइन वाली बात खत्म हो जाती है, और नेचुरल डिजाइन वाली बात खत्म हो जाती है तो वो फिर खुदा का इनकार हो जाता है इन अ सेंस। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट तो ये एवोल्यूशन का है, लेकिन इससे फिर वो नलीफाई करते हैं हम। अगर आप वही वाली बात है, इससे आप इंटेलिजेंट डिजाइन पे एतराज उठाओगे और फिर इंटेलिजेंट डिजाइन से आप ले जाओगे उस पे। तो ये एतराज था। इसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसके ये जो पूरा आर्गुमेंट मैंने पेश किया है, ये मैंने एक वीडियो से उठा के पेश किया जो कि प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन था। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने वैसे खुद रिसर्च नहीं की, लेकिन जो मेरे जहन में एतराज आ सकते थे वो ये थे कि आपने इन दोनों के दरमियान इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही, ये एक नतीजा निकाला आपने, जिसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने जिन 2 को ब्रीड कराया उन दोनों के अंदर कोई मसला हो, वो बीमार हो या कुछ भी हो। तो आप अगर आप सिर्फ 2 पे उठा के डेटा, और ऐसा अगर आप ये कह रहे हो कि आपने थाउजेंड्स में डेटा उठाया है, तो फिर मतलब ये रिसर्चेबल है, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। फिर दूसरी चीज, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ से स्टार्ट होके इधर गई और ये इधर गई और फिर यहाँ से ये इधर, फिर ये इधर, और ये पूरी जो कहानी आपने बनाई है, इसकी भी हमें कोई ना कोई वेरिफिकेशन चाहिए होगी, जो कि आई डोंट थिंक इनके पास होती है, सिर्फ कहानियां बनाते हैं। मगर ये पूरी मैं अपनी सोच पे कह सकता हूँ, आई डोंट थिंक पे कह रहा हूँ। मैं खुद इस पे इतनी रिसर्च नहीं की, तो ये इतना प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं है। मगर अमूमन यही होता है, ये बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, मगर ये आपस में नहीं कर रहे। तो इसकी कोई ना कोई वो नहीं देते ये कि अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जैसे ये 3 स्टेजेस हुए ना, 3 एक तरफ से 3 एक तरफ से, तो इसमें मैं आर्ग्यूमेंट आपको इस तरह से दूंगा कि ये लोग ह्यूमन एवोल्यूशन को भी ना 6 डिफरेंट स्टेजेस में बांटते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे सामने एक हमसे पिछले जो लेस एवोल्यूशन वाला था, उसका नाम था निएंडरथॉल, तो अगर वो हमारे सामने आ जाए, फर्ज कर लें, तो हम ऑब्वियसली उससे ब्रीड नहीं करेंगे। तो अब इसको आप इस तरह ले लें कि अब निएंडरथॉल से ह्यूमन तक का जो सफ़र है ना,
वो उनको इसका फॉसिल रिकॉर्ड का बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। अब ये लोग ऐसा कहते हैं कि अब इस बर्ड की एग्जांपल हमारे सामने इस तरह से ले लेते हैं कि ये बर्ड, हमारे पास ये 2 बर्ड्स हैं और उसके बाद ऊपर 2 और बर्ड्स हैं जो कि आपस में ब्रीड नहीं कर रही, हालांकि जो बीच वाली 2 होंगी वो शायद आपस में कर रही हैं, तभी उन पे क्रॉस नहीं लगा हुआ। तो इस पे मैं ये इसी तरह से बोलना चाहूंगा कि हमारे पास इनके जो बीच की इवोल्यूशन है ना, माइक्रो एवोल्यूशन से जो ये सिंगल बर्ड उस तरफ गई और इस तरफ गई, इसका हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड। लेकिन हमारे पास ये, हमें ये पता है कि इस बर्ड में इससे इतनी ज्यादा वो पाई जाती होंगी, ऑब्वियसली बहुत सारी सिमिलैरिटीज, इस वजह से ये इसको इसका, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ से, जैसा कि हम यहाँ से यहाँ पे जाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई किसी ने, और ये इसको यहाँ से यहाँ पे जाते हुए आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, वीडियो बहुत अजीब सी बात हो गई, फॉसिल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे हमारा भी जो पिछले लेस एवोल्यूशन वाली उसकी थी, मैंने उसकी एग्जांपल दी, उससे हम तक के सफर को फॉसिल रिकॉर्ड में वो नहीं, मतलब उसका फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता। फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में बता दें पहले कि फॉसिल रिकॉर्ड क्या होता है, थोड़ा बहुत ये भी बता दें। अच्छा, फॉसिल रिकॉर्ड तो सिंपल, मतलब आप इंसान के फॉसिल्स होते हैं ना, जैसे डायनासोर के फॉसिल हैं, इस तरह से निएंडरथॉल के फॉसिल्स इन लोगों को मिल गए, सही है, निएंडरथॉल के इनको फॉसिल मिल गए, लेकिन निएंडरथॉल ह्यूमन बने उसके फॉसिल इनके बाद नहीं है। तो वो फॉसिल रिकॉर्ड के जो माइक्रो एवोल्यूशंस हो रही थी निएंडरथॉल के ह्यूमन बनने तक, वो माइक्रो एवोल्यूशन इनके बाद नहीं है। वो जो 6 स्टेप्स हैं ह्यूमन बनने तक के, उन 6 के आपस में बॉन्डिंग के फॉसिल रिकॉर्ड्स इनके पास नहीं है। यही हम एज अ मुस्लिम एवोल्यूशनिस्ट को टारगेट करते हैं इस पॉइंट से। तो ये बर्ड्स के बारे में भी यही आर्गुमेंट दिया जा सकता है, उससे वाली बात। सही है। अच्छा, अब एक ये था यार, बहुत अच्छा आर्गुमेंट था ये, लेकिन उस्मान भाई अगर आप बोल सकते हैं खत्म कर ये, हाँ, इसको नेक्स्ट में ले जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है काफी ना। उस्मान भाई, ये जो चिड़िया आई थी बीच में, उड़ गई यार, वो नास डेली को कोई जानता है आप में से? हाँ उसने भी जो कह रहा है ना 6 months की उसने वो कर रहा है रिलीजियस, वो कोई जर्नी चल रहा है और हर 1 महीने का वो गुजारेगा और एक रिलीजन पे वीडियो बनाएगा। तो उसने एथियज्म पे भी बनाई है, तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसने एथियज्म में, अब ऐसा हर किसी में वो भंड मार रहा है, बुद्धिज्म में भी भंड मार रहा है, हिंदुइज्म में भी, पता नहीं क्या ही बोलता है उल्टा सीधा। तो एथियज्म में वो कह रहा है कि डार्विन बाबा जो थे ना, पता नहीं कौन सा आइलैंड, बहुत मशहूर आइलैंड है, गिलापागस आइलैंड। गिलापागस आइलैंड में डार्विन बाबा जी गए, वहां पे उन्होंने उस परिंदे को देखा, सेम बर्ड था, शायद पता नहीं यही होगा, तो सेम बर्ड था, उसकी बीक वहां पे कुछ और जैसी थी। फिर वो अपने घर पे आया, वो सेम बर्ड, उसकी बीक कुछ ऐसी, मतलब चोंच, उसकी चोंच का शेप चेंज हो गया। फिर वो दूसरे आइलैंड गया, उसकी शेप का, चोंच का शेप चेंज हो गया। फिर इसने वहां से सोचा कि भाई ये तो एवोल्यूशन हो रही है, तो अच्छा, ये वही बर्ड तो नहीं है कहीं? आई डोंट नो। अच्छा, इसमें एक आखिरी मैं बात ऐड कर दूं कबीर भाई, मोस्ट प्रोबब्ली ये सेम चीज है, वो ये है, वो मैं एक बात ऐड कर दूं कि सिमिलैरिटी डज नॉट मीन कि मैं और आप दोनों एक ही वालिदैन से आए। मिसाल के तौर पर अगर शाहीन शाह अफरीदी से मिलता जुलता इंसान कहीं और भी पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शाहीन शाह अफरीदी का भाई था, वो बचपन में गुम हो गया था और वो वहां पहुंच गया। सिमिलैरिटी से ये बात अगर आप निकाल लो कि क्योंकि ये सिमिलर है तो इसकी इनका कॉमन एंसेस्टर है, तो ये सर्कुलर रीजनिंग है। ऐसा ही ये डार्विन बाबा को कोई समझाया ना, इसलिए तो हम कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं। अच्छा, सिमिलैरिटीज पे एक छोटी सी बात मैं करूंगा। कैसर अहमद राजा ने इस फ्रॉड को बहुत अच्छे से समझाया था। सिमिलैरिटीज जो है ना, अभी तक हम जितना जीन्स को समझे है ना कि चिम्स और ह्यूमंस की जीन्स 97% मिलती हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड है। कैसर अहमद राजा की वीडियो है। अच्छा, उन्होंने बोला कि ये जो इसके मिलने के चांसेस है ना, वो है 60 to 96, ठीक है। तो इसका एवरेज निकलता है 80%, और इनमें वो जीन्स हैं और वो सेल्स हैं जिनको हम अभी तक स्टडी कर पाए। जीन और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स और ये सारी जेनेटिक सारी चीज़ें, ये बहुत इन डेप्थ और बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो जीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अभी तक हम समझ ही नहीं पाए, उनको हम कंपेयर ही नहीं करते मंक्स, चिम्स और ह्यूमन के। हम सिर्फ उनको करते हैं कि जो मतलब कुछ परसेंट हम समझें। सही, मैं समझ गया। अच्छा, जो टोटल एक चीज है ना, वो ये है कि देयर इज अ प्रीसपोजिशन दैट द डार्विनियन एवोल्यूशन इज ट्रू, और फिर उस सपोजिशन, मतलब जिस तरह हमारे पास एक रिजल्ट है ना, हमने रखा हुआ है कि खुदा मौजूद है, अब हम उसी हिसाब से सारी चीजें सोचते हैं और रिसर्च कर रहे हैं, सही है। इसी तरीके से उनका भी एक रिलीजन है, उन्होंने ये सब बात लिख के डाली हुई है कि भाई कुछ भी है, हमें खुदा का डार्विनियन एवोल्यूशन को करवाना है। अब जहाँ पे उनकी थोड़ी स्पिट नहीं भी बैठी होती ना,
वहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से कहानियां सुनाते हैं, वो जिसे हारिस सुल्तान कहते हैं छलांगे मारते हैं, तो वो हमें कहता है मगर हम उनको कह रहे हैं कि वो छलांगे मारते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि जो ट्री और वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं सारा कि भाई ऐसे इससे इवॉल्व हुआ, इससे इवॉल्व हुआ, उसके खिलाफ जाता है फॉसिल रिकॉर्ड बहुत सारा। उसको वो किसी बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही पॉइंट है। रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अल्लाह ही जानता है। जैसा कि चूहे से सबसे ज्यादा मिलता है इंसान, 90% मिलता है, और हालांकि मंक से तो 60 to 94% है, 96%। तो चूहे की एग्जांपल क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो उनको उसके एवोल्यूशन के प्रोसेस में तंग करेगा, लेकिन मंकी तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, मंकी तो बहुत हेल्प कर रहा है ट्री ऑफ लाइफ। समझ गया मैं।